सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में प्रोजेक्ट हिम सरोवर ये कहां पर लॉन्च किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख में। अब यह है क्या, जानते हैं इसके बारे में। तो आपको बताया लद्दाख जैसे ठंडे इलाके में बहुत सारे ग्लेशियर हैं और गर्मियों में ये बर्फ पिघलती है। उसके अलावा बारिश का पानी भी आता है, लेकिन ये सारा पानी ज्यादातर बहकर बेकार चला जाता है। तो अब सरकार ने इस पानी को बचाने के लिए एक नया प्लान शुरू किया है और इसी को कहा जा रहा है प्रोजेक्ट हिम सरोवर। और कहां पर शुरू किया जा रहा है इसको? लद्दाख के लेह और कारगिल में। तो यहाँ पे लगभग 50 छोटे छोटे जलाशय यानी कि पानी के टैंक बनाए जाएंगे। और इसका काम क्या होगा? यही कि ग्लेशियर के पिघलने वाला जो पानी है, बारिश का जो पानी है, वो बेकार न जाए, बह करके इनमें इकट्ठा हो जाएगा। मतलब जो पानी पहले बेकार जा रहा था, अब उसे बचाया जाएगा इन जलाशयों में, इन पानी के टैंकों में इकट्ठा करके। तो फायदा क्या होगा? फायदा अब हमें समझ में आता है। जो पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा उसे हम इस्तेमाल करेंगे खेतों की सिंचाई में। इससे सूखे इलाकों में हरियाली बढ़ेगी, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकेगा, पानी की कमी जो है उसमें कमी होगी। मतलब जो पानी पहले बेकार चला जाता था, अब उसे टैंक में जमा करके खेती और लोगों के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये उद्देश्य है प्रोजेक्ट हिम सरोवर का, जो कहां पर शुरू किया जा रहा है? लद्दाख में। अच्छा, ग्लेशियर से दो चार प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। एक याला ग्लेशियर के बारे में हमने पढ़ा था। ये एशिया का पहला ऐसा ग्लेशियर बन गया जिसे मृत घोषित किया गया था, और है कहां पर? नेपाल में। ग्लेशियर संरक्षण वर्ष हमने मनाया 2025 को, और ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। उसके अलावा आपको पता है दुनिया का पहला देश कौन सा बना था जिसके सभी ग्लेशियर खत्म हो गए? तो आंसर होगा वेनेजुएला। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यह है सियाचिन। यह हिमालय के काराकोरम पर्वत में स्थित है, लद्दाख में ही। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। सियाचिन, याद रखना, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन ये कहां पर किया? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर में। तो अभी भारतीय वायुसेना ने 10 और 11 अप्रैल को नागपुर महाराष्ट्र में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, जिसका नाम है, इस सम्मेलन का नाम है मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026। तो इस बैठक का मकसद क्या था? कि वायुसेना के विमानों और उपकरणों को बेहतर तरीके से संभालना, मतलब उनका मेंटेनेंस करना, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना तुरंत और सही तरीके से काम कर सके। मतलब ये एक ऐसी बैठक थी जिसमें वायुसेना ने ये प्लान बनाया था कि उनके जो विमान हैं, जो सिस्टम है, वो हमेशा मजबूत, आधुनिक और युद्ध के लिए तैयार रहे। तो इस बैठक में क्या क्या बातें हुई कि भैया विमानों को कैसे बेहतर हम करें, मतलब ऑपरेशनल रेडीनेस, उनको इस तरह से हम उनकी मेंटेनेंस करते रहें। जैसे हमारी एक गाड़ी होती है, आपके पास मोटरसाइकिल है, कोई भी साइकिल है, तो समय समय पर उनकी मेंटेनेंस जरूरी होती है ना, ताकि वो हमेशा रेडी टू यूज रहे। वरना हम समय पे उसकी सर्विस नहीं कराते तो वो कहीं भी धोखा दे देते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी क्या दिक्कत, कभी क्या दिक्कत। तो उस तरह से टाइम टू टाइम उनकी सर्विस जरूरी होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि हमारे जो भी सेना के जो विमान है, वायुसेना के जो विमान है, जो उपकरण है, उनकी मेंटेनेंस कराते रहें। मेंटेनेंस सिस्टम मजबूत कैसे बनाए, इसकी यहाँ पर चर्चा हुई। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो, आत्मनिर्भर भारत यानी कि विदेशी चीज़ों पर कम निर्भर रहना है, हमारे पुराने उपकरणों को सुधारना है, उनकी लाइफ बढ़ानी है। तो ये बैठक इसीलिए हुई थी ताकि भारतीय वायुसेना के सभी विमान और सिस्टम हमेशा तैयार रहे और किसी भी मिशन में तुरंत हम उन्हें काम ले सकें। कहाँ पर हुआ, याद रखना, नागपुर में। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना ये होती है 8 अक्टूबर 1932 में। उस समय इसकी स्थापना की गई थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में, जब ब्रिटिश लोगों ने की थी। फिर आज़ादी के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये इंडियन एयरफोर्स बन गया था। वर्तमान में इसके चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह है। अभी वाइस चीफ नए बने थे नागेश कपूर। और एयरफोर्स डे उठा है 8 अक्टूबर को। इसका मोटो होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। देखो, इंडियन एयरफोर्स से कुछ और प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। अभी भारतीय वायुसेना की दक्षिण वायु कमान ने अभी फरवरी में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में कलारी लीप नाम से एक संयुक्त समुद्री अभ्यास किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरेन में
नेशनल हाईवे पर एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया था और ये पूर्वोत्तर भारत की अपनी तरह की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है। भारतीय वायुसेना की नई स्वदेशी परियोजना वायु बाण परियोजना यह भी शुरू की गई थी। मतलब हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाला एक स्वदेशी स्मार्ट ड्रोन हमने इसमें लॉन्च किया था। वो ड्रोन निगरानी करने के भी काम आ सकता है, हमला करने के भी काम आ सकता है। और अभी ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास हमने पढ़ा था, इसका आयोजन भारतीय सेना ने ही किया था। कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। बेसिकली इस अभ्यास में जो अटैक हेलीकॉप्टर है अपाचे, उसने अपनी ताकत दिखाई। और याद रखना, अपाचे इसे हम हवा में टैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारत के पहले क्वांटम टेस्ट बेड को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, अभी उन्होंने 14 अप्रैल को आंध्र प्रदेश में भारत के पहले स्वदेशी यानी कि देश में ही बना ये क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट सेंटर को शुरू किया गया। मतलब अब भारत ये खुद क्वांटम टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकेगा, उसे डेवलप कर सकेगा। तो इससे बाहर के देशों पर हमारी जो निर्भरता है वो कम रहेगी। तो ये जो नए सेंटर होंगे ये करेंगे क्या? ये क्वांटम कंप्यूटर की जांच करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस मापी जाएगी, अगर कोई कमी होगी तो यहीं पर उसे सुधारा जा सकेगा। मतलब आप कह सकते हो ये एक लैब है जहाँ वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटर बनाना और उसे सुधारना सीखेंगे। अब इस तरह के यहाँ पर अभी 2 सेंटर बनाए गए हैं। एक का नाम है 1S, ये SRM यूनिवर्सिटी में बनाया गया, यहाँ पर पढ़ाई और रिसर्च का काम होगा। और एक का नाम है 1Q, मेधा टावर में इसको बनाया गया है, स्थापित किया गया। और ये सेंटर उद्योग यानी कि इंडस्ट्री और कंपनियों के उपयोग के लिए इस्तेमाल होगा इसका, ठीक है। 2 सेंटर बनाए गए हैं। तो इससे छात्रों और स्टार्टअप को क्या फायदा होगा? छात्र और वैज्ञानिक खुद यहाँ पर प्रयोग कर पाएंगे, नए स्टार्टअप को मौका मिलेगा और भारत में ही नई टेक्नोलॉजी बनेगी। तो याद रखना, ये भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट सेंटर है, इसको शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे क्वांटम से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। अगर बात करते हैं टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया का पहला क्वांटम चिप किसने तैयार किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। और अभी गूगल ने विलो नाम से क्वांटम चिप भी लॉन्च किया था। भारत ने अपने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है और ये मिशन 2023-24 से 2030-31 तक चलेगा। इसका बजट है 6003.65 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य है भारत को क्वांटम टेक सेक्टर में अग्रणी देश बनाना है। अच्छा, किसने अपना 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप कॉन्डोर लॉन्च किया था? IBM ने। वर्ल्ड क्वांटम डे हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। उसके अलावा चाइना ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया? साउथ अफ्रीका। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। DRDO ने एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर खोला नई दिल्ली में। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये स्थापित की जाएगी अमरावती आंध्र प्रदेश में। और किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान जिसका नाम है समुद्र साहस, इसको कहां पर लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। तो अभी 14 अप्रैल की बात है, हमारी भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपना पहला लंबी दूरी का समुद्री सफर यानी कि सेलिंग अभियान है, इसको शुरू किया जिसका नाम है समुद्र साहस। कहां से शुरू किया? तो यह अभियान उन्होंने मारवे बीच मुंबई से शुरू किया। ये अभियान कितना लंबा सफर तय करेगा? तो 520 समुद्री मील यानी कि लगभग 960 किलोमीटर की दूरी ये अभियान तय करेगा। इसे 4 हिस्सों में पूरा किया जाएगा। तो एक्चुअली इस अभियान में हम 21 फुट की एक सेलिंग बोट सी बर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बोट में कोई डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल, बैटरी वगैरह इस्तेमाल नहीं होगी। जो सेलिंग बोट होती है, मतलब हवा के सहारे जो नाव चलती है, उसी तरह से ये पूरा सफर तय किया जाएगा। रोजाना लगभग 7 समुद्री मील का रास्ता ये लोग तय करेंगे। और इस परियोजना को लीड कर रहे हैं कैप्टन क्षितिज नायर और सूबेदार प्रकाश पांडे। अच्छा, हमने बात करी ये परियोजना है या ये जो अभियान है
ये किसका है? भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट का। आर्टिलरी रेजिमेंट की बात करें तो आप कह सकते हो ये भारतीय सेना की बहुत ताकतवर शाखा है। इसे गॉड ऑफ वॉर, युद्ध का भगवान भी कहा जाता है। यह दूर से दुश्मन पर हमला करती है, जैसे तोप से, मोर्टार से, रॉकेट से, मिसाइल से। बाकी भारतीय सेना की बात करें, हमारे आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। नेवल चीफ आप जानते हो दिनेश कुमार त्रिपाठी, और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। अभी इंडियन आर्मी के जो वाइस चीफ बने थे, धीरज सेठ बने थे, याद रखना। जबकि इंडियन नेवी के वाइस चीफ है संजय वात्सायन, और इंडियन एयरफोर्स के हैं नागेश कपूर। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, जबकि नौसेना दिवस 4 दिसंबर और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। आप जानते हो वैसे हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है। तो ये सारे बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा यहाँ पे दीप्ति शर्मा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट मैगजीन है। इसे क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है, याद रखना। और इसकी शुरुआत जॉन विजडन ने 1864 में की थी। हर साल ये पब्लिश होती है। तो इस साल 2026 के जो इसमें मुख्य अवार्ड जो दिए गए, उसमें बात करें तो लीडिंग मेंस क्रिकेटर चुना गया मिशेल स्टार्क को, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। जबकि लीडिंग वुमेन क्रिकेटर चुना गया दीप्ति शर्मा को। और 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, मतलब इसमें 5 खिलाड़ियों को चुना जाता है। और इन 5 में इस बार हम देख रहे हैं कि 4 तो भारतीय ही हैं। कौन कौन? शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज। और एक अलग है, कौन है वो? इंग्लैंड के हैं, हसीब हमीद। जबकि याद रखना शुभम गिल, इनको विजडन ट्रॉफी दी गई है। तो विजडन ट्रॉफी किसे दी गई है ऐसे पूछेंगे तो आंसर होगा शुभमन गिल। ठीक है। बाकी जो ऊपर मैंने आपको लीडिंग मेंस क्रिकेटर और लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर दोनों के नाम बता दिए, वो आप जरूर से ध्यान में रखना। अच्छा, अभी स्पोर्ट्स के ही कुछ अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊं। अभी दुबई में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना गया था सचिन तेंदुलकर को। अभी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था स्मृति मंधाना को। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था दिव्या देशमुख को, जो कि चेस प्लेयर है। जबकि पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीतिपाल को चुना गया, जो एथलीट है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अंजलि भागवत को, इनका संबंध है शूटिंग से। और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया एनाबेल सदरलैंड को। अच्छा, लोरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम किस देश की बन गई? तो आंसर होगा भारत। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसी तरह से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता किसने जीती? तो आंसर होगा बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अभी जो 5वें नंबर की राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 हुई कहां पर? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में 10 और 12 अप्रैल को हुई। 10 से 12 अप्रैल तक चली है। इसमें पूरे देश से 64 टीमों ने हिस्सा लिया। अच्छा, ये मूट कोर्ट प्रतियोगिता क्या होती है? तो मूट कोर्ट एक तरह का एक नकली कोर्ट प्रैक्टिस आप कह सकते हो, जहां कानून के छात्र जो लॉ स्टूडेंट होते हैं वो वकील और जज बनकर के केस पर बहस करते हैं, और इससे उन्हें असली कोर्ट का अनुभव मिलता है। और यहाँ पे उनको नंबर दिए जाते हैं, जो भी जजेस होते हैं वो नंबर देते हैं, हाँ भाई कितना अच्छा यहाँ पे बहस की है। कोई भी नकली केस वगैरह दे दिया गया तो उस पर वो सुनवाई कर रहे हैं, वकील अपनी बहस कर रहा है, जज उनको फैसला दे रहा है। तो उसी तरह से पूरा एक नकली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें जो बहस है वो असली की तरह होती है। फिर उनको नंबर वगैरह मिलते हैं, भाई किसने कितना अच्छा किया, और इस तरह से विजेता चुना जाता है। तो इस बार विजेता रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके छात्र इसमें विजेता रहे। और इस तरह से बीएचयू को 25,000 रुपये ट्रॉफी और मेडल मिले। दूसरे स्थान पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र रहे। और सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता चुना गया राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुना गया मल्लिका चड्डा को, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से है। प्रेरणादायक टीम चुनी गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टीम को। ठीक है। और ये कंपटीशन ज़रूरी क्यों होता है? तो इससे जो छात्र हैं उनमें बोलने और बहस करने की स्किल उनको मिलती है, कानून को प्रैक्टिस कर
और कानून को प्रैक्टिकल तरीके से समझने का मौका मिलता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, लॉ स्टूडेंट्स के लिए होती है मुख्य रूप से ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अभी 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा अजीत कुमार मोहंती उनका नाम है। तो अभी केंद्र सरकार की कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ने अभी अजीत कुमार मोहंती के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। अजीत कुमार मोहंती को 3 मई 2023 को पहली बार एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। और अभी एक बार फिर से उनका जो कार्यकाल है वो मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको मैं बता दूं, इससे पहले वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। बाकी परमाणु ऊर्जा आयोग की अगर हम बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये भारत की एक सरकारी संस्था है जो देश में एटॉमिक एनर्जी से जुड़े जो भी काम होते हैं, जो भी पॉलिसीज है, जो भी प्लानिंग है, वो सब बनाना इसका काम होता है। इसकी स्थापना होती है अगस्त 1948 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और याद रखना, भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अब अपॉइंटमेंट ही है एक तरह से, तो कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बन गई हैं भूमिका श्रेष्ठ। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद चुनी गई है मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। विक्रम दुर्रई स्वामी को चाइना में भारत का अगला राजदूत बनाया गया। और इसी तरह से पेरिया स्वामी कुमारन को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया। डॉक्टर संजय तिवारी को राष्ट्रीय दंत आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद बने। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख बने वीर विक्रम यादव। और बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी संजय खन्ना बने। नेस्कॉम फाउंडेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया यूबी प्रवीण राव को। और बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, अभी कल ही पढ़ा था हमने। और हमने पढ़ा था परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अभी नए अध्यक्ष ए के बाला सुब्रमण्यम बने। और याद रखना, भारत सरकार ये विशाखापत्तनम में एक हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम स्थापित करेगी। ये सिस्टम क्या करेगा? थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलकर ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगा। अभी भारत में कहां पर स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू हुआ? तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विक्टर एक्सेलसेन ने संन्यास की घोषणा कर दी, उनका संबंध किस खेल से है? तो शटलर प्लेयर है, यानी कि बैडमिंटन से उनका संबंध है। और बहुत बार इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। डेनमार्क के स्टार बैडमिंटन प्लेयर है विक्टर एक्सेलसेन। लेकिन अभी मात्र 32 साल की उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया है। आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो उनको चोट है, तो एक्चुअली में उनको चोट लगी हुई है पीठ में, और उसकी वजह से उनकी वैसे सर्जरी हो गई है, लेकिन फिर भी दर्द रहता है, तो उस तरह से वो प्रॉपर तरीके से नहीं खेल पाते हैं। तो अभी लास्ट टाइम भी हार गए थे वो मैच जो उनका था इसी दर्द के कारण। तो उन्होंने कहा यार हारने से अच्छा है फिर संन्यास ही ले लो। उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां मैं आपको बताऊं तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में और अभी जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था उसमें गोल्ड जीता था। रियो ओलंपिक 2016 में तो ब्रोंज जीता था। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं वो, 2017 और 2022 में। ऑल इंग्लैंड का खिताब उन्होंने 2020 और 2022 में जीता था। वे 100 से ज़्यादा हफ्तों तक वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर बने रहे हैं। अभी जब रिटायरमेंट लिया ना, उस समय उनके रैंक अगर बात करोगे तो वर्ल्ड में वो तीसरे रैंक पर है। अभी रैंक 3rd है उनकी रिटायरमेंट के वक्त भी। फिर कुछ और खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जिन्होंने अभी 2026 में अपने खेलों से रिटायरमेंट ले लिया। तो देखो, अभी 30वां बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 भारत में होगा नई दिल्ली में। BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुनी गई पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई। ऐसा करने वाली वो दुनिया की 6ठी प्लेयर है। साइना नेहवाल, अभी इन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास ले लिया। और 24वां इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, इसमें मेन सिंगल का खिताब जीता लिन चुन यी ने, ताइवान के हैं। और वुमेन सिंगल जीता था आन सी यांग ने, साउथ कोरिया की है। और अभी जो 43rd नंबर का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुआ था निंगवो चाइना में, उसमें भारत के जो 20 वर्षीय युवा शटलर प्लेयर हैं आयुष शेट्टी, इन्होंने इतिहास रचा। मतलब इस चैंपियनशिप में ये हमारा पहला सिल्वर मेडल है मेन सिंगल्स में। वैसे ऐसी बात नहीं है, इसमें हम गोल्ड भी जीत चुके हैं एक बार 1965 में दिनेश
खन्ना जो हमारे प्लेयर थे वो गोल्ड लाए थे, लेकिन सिल्वर एक भी नहीं आया था। और उनके बाद दिनेश खन्ना जी के बाद इसमें कोई भी मेडल ही नहीं आया था, आप यूं भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये लेकर के आयुष शेट्टी, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी कुछ संन्यास लिए खिलाड़ियों ने, वो नाम मैं आपको बताऊं तो अभी उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के कप्तान ने संन्यास ले लिया। और जिनसन जॉनसन ये केरल से बिलोंग करते भारत के मशहूर धावक के संन्यास लिया। साइना नेहवाल हमारी बैडमिंटन प्लेयर है, इसी साल संन्यास ले लिया। इनकी ऑटोबायोग्राफी आ चुकी है एग्जाम में, प्लेइंग टू विन माई स्टोरी, प्लेइंग टू विन माई स्टोरी। और एक फुटबॉल प्लेयर है काइल वॉकर, ब्रिटेन के फुटबॉल खिलाड़ी है, इन्होंने भी अभी संन्यास ले लिया। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इस्माइल उमर गुएलेह ये लगातार छठी बार अभी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, तो आंसर होगा जिबूती। अफ्रीकी देश है जिबूती। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इस्माइल उमर गुलेह, छठी बार ये फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। अभी चुनाव हुए और भारी बहुमत मिला इनको, राष्ट्रपति एक बार फिर से बन गए छठी बार। ये 78 साल के हैं। 1999 से इस छोटे से अफ्रीकी देश जिबूती पर शासन कर रहे हैं। जिबूती आप मैप में देखो, जब आप मैप में देख रहे हो तो यहाँ पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंट ये कंट्री है कि रेड सी और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है वो ये है बाब अल मंदेव जलसंधि, और इसी को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। आप देखोगे ये जलसंधि यमन और जिबूती और इरिट्रिया के बीच में है। इस देश की कैपिटल होती है जिबूती सिटी और करेंसी है जिबूतियन फ्रैंक। बाकी अभी जिन भी देशों में प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने वो मैं आपको रिवाइज करा दूं। अभी हमने देखा गिनी देश के राष्ट्रपति बने मामाडी डोम्बोया, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन बने, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोहताज खामेनेई को, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग और वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम, इराक के नए राष्ट्रपति निजार अमेदी बने और हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मेगियार बने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 11GA इसका अभी सफल परीक्षण किसने किया, तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया ने। तो हवासोंग 11GA जिसे KN-23 भी कहते हैं, ये नॉर्थ कोरिया की एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है, और इसी का भी सफल परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने। ये जो हवासोंग 11GA है ये एक ऐसी मिसाइल है जो दूर तक जाकर एक साथ कई छोटे बम गिरा सकती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। नॉर्थ कोरिया आप जानते हो इसकी कैपिटल क्या होती है, प्योंगयांग, और यहाँ की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, और यहाँ के लीडर कौन है, किम जोंग उन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, 38 डिग्री पैरेलल। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी डेली मैं आपको बताता हूँ इनकी जो PDF है, जो प्रैक्टिस के लिए इनका मॉक टेस्ट होता है, क्विज होता है, वो आपको डेली फ्री में अवेलेबल होता है। कहाँ पर, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था अभी विशु उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया, किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो आंसर होगा केरल। फिर अगले में आपसे पूछा कि अभी किस राज्य की पुलिस ने NDPS केस के लिए भारत का पहला AI सिस्टम नारित AI को लॉन्च किया, तो आंसर होगा गुजरात पुलिस ने। फिर अगले में आपसे पूछा NN मैराथन रॉटरडैम में अभी 48 साल पुराना नेशनल मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सावन बरवाल ने। फिर अगले में आपसे पूछा अभी एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में टॉप पर रहा कजाकिस्तान, भारत दूसरे स्थान पर है। फिर विश्व चगास रोग दिवस के बारे में आपसे पूछा, ये हमने मनाया 14 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा अभी हंगरी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए, पीटर मेगियार इनका नाम है। फिर पूछा बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है सम्राट चौधरी ने। और फिर आपसे पूछा वित्त वर्ष 2025-26 में भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पे आ गया, तो आंसर होगा 6ठे स्थान पे। और भारत की काबिल को किस देश की सरकार से 5 लिथियम ब्लॉक के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई, तो आंसर होगा अर्जेंटीना। फिर आपसे पूछा कि देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन अभी किसने किया,
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत 116वें स्थान पर है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।